नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। किस तरह से देश में माहौल बिगाड़ा जा रहा है, इसको आज हम समझने का प्रयास करते हैं। जो नैनीताल में घटना हुई, उस पे डिटेल रिपोर्ट छापी है, ग्राउंड रिपोर्ट्स जो कहते हैं, दैनिक भास्कर में। और दैनिक भास्कर के पत्रकार शिवांगी सक्सेना ने ये रिपोर्ट तैयार की है। और रिपोर्ट में उसने बताया है कि जो ये घटना हुई, दरअसल वो उसके लिए कहा तो जा सकता है कि एक लड़की के साथ जो है, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने, सतमान ने जो है उसके साथ रेप किया। 12 साल की वो लड़की थी। ये आरोप लगा उस पर। मोहम्मद उस्मान है एक, तो उनका वहाँ तो कोई दुकान नहीं है। मार्केट में हमला किया गया भीड़ द्वारा। मोहम्मद उस्मान जो है पड़ोसी हैं कहीं, वहाँ जो रहती है, कुछ 1.5 किलोमीटर की दूरी बताई जाती है कि 1.5 किलोमीटर वहाँ से दूर है घर, बाजार से। और रिपोर्ट जो है उसके अनुसार 12 अप्रैल की घटना है। अब 12 अप्रैल को जो उस बच्ची को जो स्कूल से निकली, आरोपी जिनको जेल पकड़ा गया, जेल में भी है वो उस्मान, उन्होंने 200 रुपए देने का बहाना देकर घर बुलाया और गैरेज में खड़ी गाड़ी जो थी उसमें रेप किया। ये आरोप है। घर पर कुछ बताने पर परिवार को जान से मार देने की धमकी दी। उसके बाद जो है बच्ची जो है वो डर गई। उसने घर में कुछ नहीं बताया। माँ से स्कूल जाने से भी मना कर दिया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। और ये कहा जा रहा है कि वो बच्ची ठीक से चल नहीं पा रही थी। तब पड़ोसियों ने कहा कि अस्पताल ले जाओ। माँ अस्पताल हल्द्वानी ले गई और वहाँ बिना इलाज कराले ही लौट आई। डॉक्टर ने कहा कि मेडिकल कराइए, लेकिन मेडिकल नहीं कराया। उसके बाद ये घटना देखिए 12 अप्रैल की है और 30 अप्रैल को, 12 और 30 के बीच में कितना अंतर है ये देख लीजिए कि 12 अप्रैल की ये घटना बताई जाती है। 30 अप्रैल को रात उसने बेटी के साथ, बच्ची जो थी नाबालिग बच्ची, उसके साथ वो मल्ली ताल थाना जो वहाँ पे है लोकल, वहीं के सब इंस्पेक्टर के साथ मारपीट की गई। वो भी मैं डिटेल आपको बताऊंगा, इसमें रिपोर्ट में तमाम जानकारियां हैं। तो वो वहाँ गई मल्ली ताल थाना और वहाँ पहुंच करके मोहम्मद उस्मान के खिलाफ जो है शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद बच्ची का मेडिकल किया गया जिसमें रेप की बात कंफर्म हुई। अब रेप की बात कंफर्म होने से ये नहीं हो जाता है कि उसी व्यक्ति ने की। ये यहाँ एक समझना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उस व्यक्ति ने नहीं किया, वो तो कोर्ट में है और जांच का विषय है, पुलिस क्या जांच करती है। लेकिन 12 अप्रैल की घटना हुई। 12 अप्रैल की घटना के बाद जो है वो 30 अप्रैल को, इतना लंबा वक्त गुजर गया, 30 अप्रैल को जो है पुलिस स्टेशन गया। उसके पहले, जैसा कि हमने बताया पहले भी, कि उसके पहले जो माँ ले गई बच्चे को अस्पताल, डॉक्टर ने कहा कि आप ट्रीटमेंट कराइए, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार ट्रीटमेंट कराने से उसने इनकार कर दिया, उसका मेडिकल कराने से इनकार कर दिया। और उसके बाद 30 तारीख को ये मेडिकल कराया गया। और उसके बाद ये जो घटना है वो पूरे मार्केट में फैल गई। खबर है कि बच्ची से रेप की खबर नैनीताल के रुकुट कंपाउंड एरिया में करीब 8:30 बजे तक फैल गई। देखते ही देखते मल्लीताल थाना के बाहर भीड़ जमा हो गई। मॉल रोड पर मल्लीताल थाना के एक और मस्जिद है, दूसरी तरफ बड़ा बाजार जिसमें ज्यादातर दुकानें मुस्लिमों की है। तो 30 अप्रैल को जो घटना हुई उसके बाद, और सबसे पहला जो भीड़ का गुस्सा फूटा, वो दुकानदारों के साथ दुकानों में तोड़फोड़ की, उसके साथ मारपीट की। और यहाँ जो है एक कैफे चलाते हैं अहमद अहमद अंसारी, उन्होंने बताया कि जिनको काफी चोट भी लगी। ये घटना करीब 8:30 बजे रात की है। शुरुआत में कुछ ही लोग नुक्कड़ पर जमा हुए थे, धीरे धीरे इनकी संख्या 100 के करीब हो गई और इन्होंने तोड़-फोड़ मारपीट करनी शुरू कर दी। अहमद अंसारी ही बताते हैं कि वे जोर-जोर से चिल्ला रहे थे, मुल्लों को काट डालो, दुकान बंद कर दो। उन लोगों ने मेरी दुकान पर हमला किया और तोड़-फोड़ की। मैं बस उनसे पूछ रहा था कि तोड़-फोड़ क्यों कर रहे हो? तभी मुझे भी 10-12 लोगों ने घेर लिया और मेरे साथ मारपीट की। फिर कहा कि अंसारी कहते हैं कि वो आकर के आराम से बात कर सकते थे, माहौल खराब है इसलिए दुकान बंद कर दो। हम खुशी से दुकान बंद करके अपने घर चले जाते। उन्होंने सिर्फ मुस्लिम दुकानदारों को निशाना बनाया। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो वो मुजरिम है, तो उसे सजा मिलनी चाहिए। बहुत सही बात कर रहे हैं कि जिस किसी ने, समझिए वो व्यक्ति मान लिया कि उस व्यक्ति ने, बुजुर्ग व्यक्ति ने बच्ची के साथ वो किया, गड़बड़ किया, दुर्व्यवहार किया, गलत काम किया, लेकिन उसकी सजा आप दूसरे मुसलमानों को क्यों देंगे?
क्या मतलब एक मुस्लिम ने कोई अपराध कर दिया यानी सारे मुस्लिम समाज अपराधी हैं? एक हिंदू गर्भ गड़बड़ करे तो क्या सारे हिंदू को आप टारगेट करोगे? किसी जाति विशेष का व्यक्ति अगर कुछ बदमाशी करे तो क्या उस जाति के तमाम लोगों को आप टारगेट करोगे? ये जो है खतरनाक बात है और ये घटना हुई और क्यों हुई इसको समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद 30 अप्रैल का एक और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वीडियो तो हमने नहीं दिखाया था क्योंकि मारपीट का वीडियो दिखा नहीं सकते, यूट्यूब उसको मोनेटाइजेशन उसका कैंसिल कर देता है। तो उसमें ये था कि वो जो वहाँ के मल्लीताल थाना है जहाँ ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई, वहाँ के जो दरोगा थे आसिफ खान, उनके साथ मारपीट की गई, उनको गालियां दी गई, उनकी वर्दी फाड़ने की कोशिश की गई और वो पुलिस स्टेशन के भीतर जहाँ और भी पुलिस वाले थे, भीड़ घुस गई और वो सब तमाम हुआ। और उस दिन जो घटना हुई, जिस दिन भीड़ जमा हुई बाजार में और बाजार के लोगों के साथ मारपीट की, ये जो पुलिस के साथ मारपीट हुई वो पहले हुई, बाजार में घटना से पहले हुई। मतलब रिपोर्ट दर्ज कराई, लोग जमा हुए और उस दरोगा के साथ मारपीट की, क्योंकि वो जो अपराधी, कथित तौर पे जो अपराधी हैं, जो मोहम्मद उस्मान है, कह रहे थे लोग कि जो है इसको हमको सौंप दो। लेकिन पुलिस का काम किसी भीड़ को सौंपना नहीं होता। पुलिस का काम है कि वो जो है, जो अपराधी, जो मुजरिम पकड़ा गया है, जिस पर आप आरोप लगा, जो आरोपी कहिए, अपराधी नहीं आरोपी कहिए, जो आरोपी पकड़ा गया है उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करे। कोर्ट ने उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया और मामला चलेगा। जब क्या फैसला आता है, कौन सही है नहीं है क्या है, ऐसे कई मामले में हुआ है। उत्तर प्रदेश का एक घटना याद कीजिए, अयोध्या में जो मुस्लिम व्यक्ति थे बुजुर्ग, उन पर आरोप लगा कि उसने किया है, बदमाशी की है। बाद में रिपोर्ट आई, उसमें आया कि कहीं हुआ नहीं कुछ, उस आदमी ने कुछ नहीं किया और जो उसका नौकर था उसके साथ उसके संबंध थे। और फिर कई तरीके की बातें आई, जब मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन जिस व्यक्ति पे आरोप लगाया गया मुस्लिम होने के नाते, उस पर यह अपराध साबित नहीं हुआ और जांच में पता चला कि उसका कोई लेना देना इससे नहीं। तो यहाँ फंसाने का काम भी खूब चलता है, किसको कौन फंसा देगा, क्यों किया जा रहा है। और 12 तारीख को घटना हुई, 30 तारीख को रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, इससे भी समझा जा सकता है। तो उसके बाद बताते हैं कि दुकानदारों के साथ मारपीट और तोड़-फोड़ के बाद भीड़ 30 अप्रैल को मस्जिद के करीब पहुंच गई और करीब 11 बजे भीड़ ने नारेबाजी करते हुए मस्जिद पर पथराव किया। ये सब जामा मस्जिद अंजुमन समिति के अध्यक्ष, उस समय जो है जब पथराव चल रहा था, तो जो जामा मस्जिद है वहाँ की, उसके अंजुमन समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अयूब वहीं थे। वो बताते हैं कि हम ईशा की नमाज पढ़कर उठे ही थे कि ज्यादातर लोग चले गए थे। हम 4-5 लोग ही मस्जिद में थे, तभी अचानक चिल्लाने की आवाज आई। मस्जिद के बाहर करीब 50-60 लोग जमा थे। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। मैंने तुरंत मस्जिद का दरवाजा बंद किया। वे नारे लगा रहे थे, आज अगर हिंदू नहीं जागा तो उसका खून नहीं पानी। ये जामा मस्जिद के जो अंजुमन समिति के अध्यक्ष है वो बता रहे हैं। नारे लगाने के 10-15 मिनट के बाद वो चले गए। थोड़ी देर बाद दोबारा करीब 300 लोगों की भीड़ आई। वे नारे लगा रहे थे, मस्जिद को आग लगा दो, जला दो। भीड़ ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। ये सब रात 2:30 बजे तक चलता रहा। उस वक्त मस्जिद में हमारे साथ सदर साहब भी थे। जो सदर होते हैं, इमाम इनको कहते हैं। उन्होंने तुरंत डीआईजी के और कमिश्नर को इसकी जानकारी दी। उसके बाद 1 मई की सुबह लोकल लोगों और हिंदू संगठनों ने आरोपी मोहम्मद उस्मान के खिलाफ प्रदर्शन किया। 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ आरोपी के घर जा रही थी। तभी पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ बाजार में घुस गई। और भीड़ में जो शामिल थी रीना कश्यप, जो उसको एड्रेस भी कर रही थी कि हमारे हिंदुस्तान और नैनीताल में इनका सफाया होना चाहिए, मतलब मुस्लिमों का सफाया होना चाहिए। मोहम्मद उस्मान को फांसी दी जानी चाहिए। ये इस मांग से कोई ऐतराज नहीं है कि भाई मोहम्मद उस्मान को फांसी दो, करेक्ट है, ठीक है, आप मांगिए फांसी की मांग कीजिए, बाकी अदालत का है। लेकिन ये जो लाइन बोल रही है रीना कश्यप कि हमारे हिंदुस्तान और नैनीताल से मुस्लिमों का सफाया होना चाहिए, कितनी खतरनाक है। इनका कोई लेना देना नहीं, इसके परिवार की वो लड़की नहीं है, कोई पड़ोसी नहीं है, कुछ नहीं। ये नेता है, खामखा के नेता जिसको आजकल खूब बन जाते हैं लोग। उसके परिवार को यहाँ से भगा दिया जाना चाहिए, इसका मकान टूटना चाहिए, सब कह रही है। एक और वीडियो हमने दिखाया था जिसमें शैला नेगी ने भीड़ से जो है, वहीं उसी जगह की घटना, सब उसी से संबंधित है। शैला नेगी थी जो भीड़ गई थी इन लोगों से और उसने महिला से सवाल किया था कि भाई क्यों मार रहे हैं, इन लोगों ने क्या किया है, और हमारी दुकानें बंद कर। उनकी भी दुकान, शैला की भी दुकान जो है इसी मार्केट में है।
वो देखिए क्या बताती है शैला नेगी। शैला नेगी कहती है कि हमारी यहाँ दुकान है, घटना वाले दिन हमारी दुकान भी खुली थी क्योंकि प्रशासन ने दुकानें बंद करने का कोई आदेश नहीं दिया था। तभी भीड़ में से एक महिला ने मेरे पिता से पूछा, आपने यहाँ दुकान क्यों खोल रखी? अब बताइए, यहाँ सरकार है, संविधान से चलने वाली सरकार है, वहां भी सरकार है, भाजपा की सरकार देखिए। अब वो जब ये आप कौन होते हैं कहने वाले कि आप दुकान क्यों खोल करके रखी? किसने अधिकार दिया किसी भीड़ को भीड़ को लीड कर रहे हैं किसी व्यक्ति को कि दुकानें क्यों खोल रखी है? कौन हो तुम? वहां पहलगांव में हुआ तो बोल रहा है धर्म पूछ करके मारा, और यहाँ पूछ रहे हैं, वो शैला नेगी बता रही कि मेरे पिता से पूछा कि आप हिंदू है या मुसलमान है, ये क्या है, क्यों पूछ रहे हो तुम? मुझे ये सवाल बेतुका लगा, शैला नेगी बताती है। मैंने इसके विरोध में उस महिला से कहा कि जिस पीड़ित बच्ची के साथ के लिए आप रैली निकाल रहे हैं उसके समर्थन में तो आप कुछ बोल नहीं रहे। ऐसा तो है नहीं कि नैनीताल में ये एकमात्र यही आरोप लगा रेप का, बहुत सारी घटनाएं होगी क्योंकि हमारे देश में रेप की घटनाएं होती रहती है। न उसके लिए इंसाफ मांग रहे हैं, सिर्फ सांप्रदायिक दंगों के लिए माहौल बना रहे हैं। ये शैला नेगी ने उस लेडी से कहा। वो वीडियो हम आपको हमने दिखाया था, अभी हम नहीं दिखा रहे हैं, टाइम उसमें ये कंज्यूम करें उसमें। मैंने किसी को कुछ गलत नहीं बोला, शैला नेगी बोल रही है। फिर भी मुझे धमकियां मिल रही हैं कि इसके साथ गलत काम होना चाहिए। उस वीडियो में उसने कहा था कि लोग कह रहे हैं कि इसके साथ भी रेप करो, इसका पाकिस्तान भेज दो। उसने कहा लड़की ने, मुझे पाकिस्तान क्यों भेजोगे, मैं हिंदुस्तानी हूँ, और मेरे साथ रेप करना चाहते हो तो करो, लेकिन गलत को गलत तो कहना पड़ेगा। बहुत हिम्मतवर लड़की है, इसे पाकिस्तान भेज देना चाहिए। इस हंगामे और हिंसा से नुकसान हमारा ही हो रहा है, सड़कें खाली हो गई है, सबका काम धंधा चौपट हो गया। ये क्या है, गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? और सरकार है, सरकार के पास ये गुंडागर्दी। अब देखिए, ये बता रहे हैं लोग, वहाँ लोकल लोग जो बता रहे हैं, उसमें रिपोर्ट में लिखा गया है कि ये सब सुनियोजित था। जाहिर है 12 तारीख को घटना होती है, 30 तारीख को रिपोर्ट दर्ज होती है, 1 तारीख को जो है बाजार में हंगामा बचता है, तो जाहिर है सुनियोजित है। रात में मस्जिद में हंगामा होता है, फिर 300 लोग आ जाते हैं, तमाम चीजें प्रायोजित है। और इसमें लोकल लोगों का दावा है कि ये सब सुनियोजित था। भीड़ में बीजेपी नगर नगर मंडल, राम सेवा दल, बजरंग दल, शिवसेना, व्यापार मंडल और अधिवक्ता संघ के कार्यकर्ता शामिल थे। भीड़ का मकसद मुस्लिम दुकानदारों को निशाना बनाना था। कई दिनों से वे इसी कोशिश में लगे थे। मोहम्मद उस्मान की गिरफ्तारी ने उन्हें बहाना दे दिया। व्यापार मंडल के अध्यक्ष है किशन सिंह नेगी। देखिए, जो व्यापार मंडल है वहां नैनीताल के उस बाजार का, उसके अध्यक्ष है किशन सिंह नेगी। वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि ये सब प्री प्लान था। किशन बताते हैं कि मुझे रात 10 बजे बाजार से एक साथी का कॉल आया कि आप लोग दुकानों में कि लोग दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। मैंने पहुंचकर तोड़फोड़ की वजह जाननी चाहिए। पता चला ठेकेदार मोहम्मद उस्मान ने उस बच्ची के साथ गलत काम किया था, ये उसी का विरोध कर रहे थे। उस्मान को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी। बाजार में उस्मान की कोई दुकान भी नहीं है। ये व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष है किशन सिंह नेगी, वो बता रहे हैं कि कोई दुकान नहीं है उस व्यक्ति का, जो उस्मान का। भीड़ में ज्यादातर लोग बाहर से आए थे, उन्हें पीटा और दुकानें तोड़ दी गई। दुकानदारों को टाके लगे हैं, एक दुकानदार तो मरते मरते बचा है। वीडियो आप देख सकते हैं, ट्विटर वगैरह पे वायरल है। यूट्यूब पे लगाना जो है वो उसके जो गाइडलाइंस है, कम्युनिटी गाइडलाइंस, उसके खिलाफ माना जाता है, इसलिए हम नहीं लगा रहे। बार बार हम इस बात को जिक्र कर रहे हैं। और हिंसा वाले वीडियो ऐसे भी परेशान करते हैं, मुझे भी परेशान करते हैं और लोगों को परेशान होता है। प्लस उससे मामला कुछ सुधार की तरफ नहीं जाता है, मामला और बिगड़ता है, गुस्सा आता है, भावनाएं भड़कती है उनके के वीडियो से। ये सब प्लानिंग के तहत हुआ, वो बता रहे हैं नेगी साहब। पहले से इन लोगों का ग्रुप बना हुआ है। दुकानदारों पर 2 बार हमले हो चुके हैं। ये किशन सिंह नेगी व्यापार मंडल के नैनीताल उस बाजार के व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष है वो बता रहे हैं। 2 महीने पहले करीम रेस्टोरेंट में एक शराबी खाना खाने आया और उसने पैसे नहीं दिए। देखिए जड़, देखिए ये कैसे हिंसा करते हैं, माहौल कैसे खराब होता है, दंगा कैसे होता है, इसके बीज देखिए यहाँ। 2 महीने पहले करीम रेस्टोरेंट में एक शराबी खाना खाने आया, उसने पैसे नहीं दिए। इसे लेकर कस्टमर और मालिक के बीच झगड़ा हुआ, तभी इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। तब भी भीड़ का नेतृत्व मनोज वर्मा और मनोज जोशी कर रहे थे। देखिए ये बाकायदा नाम ले रहे हैं, ये मनोज वर्मा है और मनोज जोशी है, इस भीड़ को लीड कर रहा था। ये सब लोकल लोग थे। रिपोर्ट के अनुसार ये किशन सिंह नेगी कह रहे हैं, ये सब लोकल लोग थे। वे बता भी रहे थे कि वे बीएचपी और बजरंग दल से हैं। हम चाहते हैं कि जिन्होंने ये सब किया उस पर कार्रवाई की जाए। इस घटना की वजह से टूरिज्म को बड़ा धक्का लगा, क्योंकि उत्तराखंड भी टूरिज्म के लिए बहुत फेमस जगह जिसे कश्मीर है, लेकिन कश्मीर और उत्तराखंड में फर्क है, हम इस पर भी बात करें। मई में पिछले 10 दिनों से काम डाउन चल रहा है।
दुकानें तोड़ दी गई, दुकानदारों को लाखों का नुकसान हुआ, पूरे देश में नैनीताल की बदनामी कर दी, जिसकी वजह से टूरिस्ट यहाँ आने से डर रहे हैं। ये कह रहे हैं किशन सिंह ने। अब देखिए, अब ये चला क्या, और देखिए सरकार किस तरह से काम कर रही है, इसमें आपको समझ में आएगा। जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष है वो नाम ले रहे हैं बाकायदा। ये पहले इस तरह की वारदातें हो चुकी है, लोगों को पता है कौन भीड़ रहा है, वीडियो है, तमाम चीजें। शैला नेगी जिस लेडी से लड़ रही है वो भी दिखाई पड़ रहा है, तमाम लोग दिख रहे हैं, पुलिस के पास सारे रिकॉर्ड होंगे, सब होंगे। पुलिस ने क्या किया, 30 अप्रैल को प्रदर्शन के दौरान मस्जिद, दुकानों और दुकानदारों पर हुए हमले को लेकर के पुलिस ने बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता का शॉर्ट फॉर्म की धारा 115 ब्रैकेट 2, 324 ब्रैकेट 2, 191 ब्रैकेट 2 और 126 ब्रैकेट 2 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। ये देखिए सरकार की चालाकी, पुलिस की बेईमानी, सरकार कैसे बदमाशी कर रही है वहां पुष्कर धामी की सरकार, ये रिपोर्ट से पता चलेगा कि आप जब नाम ले रहा है सामने वाला, तो आप अज्ञात लोगों के साथ कैसे केस दर्ज कर रहे हैं। रेप के मामले में आरोपी मोहम्मद उस्मान के खिलाफ बीएनएस की धारा 65(1), 351(2) और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहां तो नामजद अपराधी, और यहाँ जो है आप अज्ञात लोगों पे, इससे पता लगता है कि क्या है। अब एसपी जो वहां के हैं प्रहलाद नारायण मीणा, वो बताते हैं कि 30 अप्रैल को हंगामे और प्रदर्शन के बाद पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की थी। मतलब भीड़, पुलिस वहां थी। 30 अप्रैल को हंगामे और प्रदर्शन के बाद पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की, एसपी साहब कह रहे हैं। इस दौरान कुछ लोग एक पुलिस कर्मचारी के साथ अभद्रता करते दिख रहे हैं, अभद्रता करते दिख रहे हैं, मतलब मारपीट की गई, उसकी वर्दी फाड़ी गई, उसको अभद्रता कह रहे हैं, उसको हिंसा नहीं कह रहे हैं। खैर, हमने एफआईआर दर्ज कर दी। इस मामले में जो भी लोग शामिल, पुलिस स्टेशन में आता है अपराधी, मारपीट करता है, और जो भी लोग शामिल है, आप नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? ऐसे लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जाए। इससे समझिए कि पुलिस किस तरह से काम कर रही है, और ये भी समझ में आता है इस पूरी घटना। इतनी रिपोर्ट जो है, जो छापी थी, वो हमने आपको बताया है दैनिक भास्कर। एक बार दैनिक भास्कर हिंदी में एकमात्र ऐसा अखबार मैं जिसको देख पा रहा हूँ जो विषय की गंभीरता में उतरता है अखबार, और रिपोर्ट एक तरह से बैलेंस करने की कोशिश करता है, दोनों पक्षों से बात करता है और रिपोर्ट की तह में जाता है। हालांकि दैनिक भास्कर के भी कई बार आरोप लगते हैं, उसको दैनिक भास्कर के मालिक को धमकाया भी गया था, वो भी घटना बड़ी चर्चित हुई थी। और ये तमाम चीजें जो है किस तरह से होती है, और सुनियोजित इसलिए है कि आप जब 12 अप्रैल को घटना होती है, 30 अप्रैल को रिपोर्ट दर्ज की जाती है, फिर भीड़ आती है, रिपोर्ट दर्ज करते ही पुलिस अरेस्ट कर देती है। यहाँ तो रिपोर्ट दर्ज करने के बाद भी कुछ नहीं होता। ढेर सारे मामले हैं देश में कि रिपोर्ट दर्ज हो गई, लेकिन पुलिस जो है कान रख कर, कान पे जिसको कहते हैं रुई डाल के सो गई। क्यों सो गई? क्योंकि ऊपर से दबाव होता है। पुलिस जो है, देखिए मैं पुलिस को भी आरोप उस तरह से मैं नहीं ठहराता हूँ। देश का जो माहौल है, सारी चीजें जो है वो सरकार के पास है, तंत्र बहुत मजबूत है सरकार के पास। मुख्यमंत्री जो है और गृह मंत्री जो है, उसका दबदबा होता है। पुलिस सब इंस्पेक्टर की हैसियत नहीं होती है, पुलिस इंस्पेक्टर एसपी की हैसियत नहीं। अगर कार्रवाई करेगा तो सरकार उसको ट्रांसफर कर देगी, कहीं गटर में डाल देगी कि भैया तुम यहाँ पड़े रहो। गटर मतलब सेंटिंग पोस्ट शुरू करते हैं। हर कोई डरता है, क्योंकि व्यक्ति अकेला डरता है, लेकिन ये जो मुख्यमंत्री ये होते हैं, ये अकेले नहीं होते हैं, सत्ता होती है इनके साथ भीड़ होती है। हालांकि अगर दूसरी सरकार जब आए और सही तरीके से कार्रवाई करे, या जो लोग हैं इस पे अगर कोर्ट जाएं और सही तरीके से बात करें, तो सबको जेल भेजा जा सकता है, वो चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई और एसपी हो या कलेक्टर हो या कोई। संविधान यही कहता है, संविधान कहता है कि सबके साथ बराबर हो, कानून यही कहता है कि सबके साथ बराबर रहे। लेकिन हमारे देश में कागज पे तो हमने लिख रखा है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। उसमें हम जो है अंधा बाटे रेवड़ी चीन चीन के दे। घनघोर तौर पे बीजेपी सरकार जो है वो गुंडाई करती है इस मामले में, कि आप अज्ञात लोगों के साथ कैसे आप रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं। अज्ञात लोगों ने ये घटना की, जबकि पूरी भीड़ है, उसको लीड कर रहा है, लोग वहां बता रहे हैं, चश्मदीद है, पुलिस है, तमाम है, फिर भी ये हाल है, क्योंकि वह पुलिस वहां पुष्कर धामी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। और जान लीजिए कि उत्तराखंड अभी जो है वो बना हुआ है, लेबोरेटरी बना हुआ, वहीं सबसे पहले यूसीसी लागू किया गया है। वहां मजार तोड़े जा रहे हैं। हमारे साथी है त्रिलोचन जी, वो बताते हैं कि मजार वहां मुस्लिमों ने नहीं बनाया, ढेर सारे मजार हैं जो हिंदुओं ने खुद बनाया, क्योंकि वहां उस तरह की भावना नहीं है। लोग, जाहिर है
लोग जो पीड़ित होते हैं, जो दुखी होते हैं, वो मंदिर, मस्जिद, चर्च जहां उनको भेज दीजिए, वहां ठगों के पास चले जाते हैं, ये घंटा बाबाओं के पास चले जाते हैं, बबूत लेकर के आते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। क्योंकि जिसके घर में दुख है, वो दुख के निवारण के लिए कहीं भी जाता है। और इसलिए ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो साइंटिफिक नहीं है, हॉस्पिटल इतने नहीं है कि उनका ट्रीटमेंट कर सके। हॉस्पिटल है तो उनके पास पैसे नहीं है कि वो इलाज करा सके, जितना महंगा इलाज हो गया। और जानवर की तरह इस देश में लोग जो है जी रहे हैं, लेकिन उनको हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, मुसहर का ऐसा जहर दिया जा रहा है, ऐसी घुट्टी पिलाई जा रही है कि उनका खून खोल जाता है। और भले देह पर कपड़ा नहीं है। एक वीडियो खूब वायरल हुआ, वो टपोरी ससुर जो है, पता नहीं घर में जमीन है भी नहीं है उसके पास, उसका घर खुद जो है वो एक पैंट पहना हुआ है, बेल्ट लिया हुआ, डंडा लिया हुआ और धमका रहा है दुकानदारों को, मुस्लिम मुसलमानों को धमका रहा है। क्यों डर रहा है? मार सकते थे पटक करके उसको, वो जो जिन दुकानदारों को, फेरी वाले को धमका रहा है, लेकिन उसको डर लगता है कि इसको तो मार सकते हैं, लेकिन इसके साथ जो भीड़ आएगी फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये है देश का वातावरण, और ये देश का वातावरण सरकार की देख रेख में बनाया जा रहा है। ये वातावरण, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पुष्कर धामी, अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलते। हिंदू मुसलमान हुआ पूरे देश में। पहलगांव की घटना के बाद किसी का एक आपने कहीं सुना बयान प्रधानमंत्री का? मिट्टी में मिला दे के बाद कोई बयान आया? ऐसा प्रधानमंत्री होगा? देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, सरेआम इस तरह की घटनाएं हो रही है, और अब मुख्यमंत्री से पूछोगे नहीं कि भैया क्यों हुआ ये बताओ? मुख्यमंत्री जवाब नहीं देगा। और एक और घटना मैं आपको बताऊंगा। सुरेंद्र तंवर जी कह रहे हैं कि उत्तराखंड को भी पर्यटन के हिसाब से कश्मीर बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार खत्म हो जाए, देश के धनाढ्य वर्ग उनकी जमीन जायदाद, खेती बाड़ी कौड़ियों में खरीद कर उन्हें बेदखल कर सके। न उसमें जिसपे कानून बन गया, नया कानून आया, मैं बताता हूँ। हालांकि एक वीडियो और देख रहा था सुरेंद्र भाई, जिसमें केदारनाथ मंदिर के बाहर जो है फूल वाले ढेर सारे हैं, तो पत्रकार गए पूछने के लिए स्थानीय, तो 172 के 152 लोग गुजरात से आए हैं, बताइए। वहां डेकोरेशन के लिए गुजरातियों को ठेका दे दिया उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के किसी सरकार के मंत्री की हैसियत नहीं हुई कि बोलो कि भैया गुजरात से क्यों भेज रहे हैं, हमारे उत्तराखंड में लोग नहीं है? और न उत्तराखंड के लोग इस पर बात कर रहे हैं। और ये जो आप कह रहे हैं ना, अभी नया कानून बना है, कानून में ये आया है कि जो खेती बागवानी के लिए इन 11 जिलों में बाहरी लोगों को नहीं मिलेगी जमीन, बदला लैंड लॉ, कानून बदल दिया गया अभी। और ये जो है न्यूज में आपको न्यूज 18 का न्यूज बता रहा हूँ आपको, इसमें जो जजमेंट हुआ, एक जो नया जो विधेयक पास हुआ है, तो कहते हैं उत्तराखंड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम संशोधन विधेयक 2025। ये जो है पहले ये कानून था जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950, इसमें संशोधन ऐड करके 2025 किया गया। राज्यपाल ने इस पर मुहर लगा दी है, और इसके तहत अब ये हुआ है कि अब कोई जमीन वहां पे नहीं खरीद सकता बाहर का व्यक्ति। उत्तराखंड के 13 में से 11 जिलों में ये कानून लागू होगा। केवल ये हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़ा गया है। बाकी ये 11 जिलों में कृषि उद्यान के लिए जमीन खरीदने पर बैन लगा दिया गया है। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के लिए भी शर्तों, जबकि अन्य राज्यों के लोग 250 मीटर तक ही भूमि खरीद पाएंगे। और लैंड परचेज के वक्त जानकारी और शपथ पत्र सही देना होगा। नियमों के उल्लंघन पर भूमि जब्त कर दी जाएगी। अब नियमों का उल्लंघन तो यहाँ बात बात पे नियम का उल्लंघन हो जाता है, अगर आप सरकार आपके कपड़े फाड़ना चाहे तो। और अगर बात बात पे जो है वो जो उल्लंघन किया हुआ कानून कानून बन जाता है, अगर सरकार आपके साथ है। इस देश में 11 सालों से कम खुलेआम ये चल रहा है। तो ये तंवर साहब, ये घटना हुई है। और देखिए जिस तरह से हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, जिस तरह से हिंदुओं को भी मारा गया उस बाजार में, सैला नेगी उसका उदाहरण है। पहलगांव में मुसलमानों ने जो है जिसको कहते हैं मुंह तोड़ जवाब दिया। मुंह तोड़, भारत सरकार ने मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया आतंकियों को, कश्मीर के मुसलमानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को भी और उन आतंकियों को। हमारे देश के जो सरकार के लोग हैं उनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया है।
कि भैया वहां पे हिंदू मुसलमान नहीं किया, उन लोगों ने तमाम लोगों की रक्षा की जो वहां फंस गए थे पर्यटक। इसलिए वापस वहां पर्यटक देखिए लौटे हैं, वो केरल से, वो दूसरे हिस्सों से वहां पर्यटक आ रहे हैं। तो देश के नागरिक अगर तय कर लेंगे कि माहौल बिगड़ने नहीं देंगे, तो किसी के बाप की औकात नहीं है कि माहौल बिगाड़े, वो सरकार हो चाहे व्यक्ति हो। ये समझना हम सब के लिए जरूरी है। नूह की घटना का मैं बार बार जिक्र करता हूँ। नूह में जो शिवरात्रि के समय बाबा भोले पर जल चढ़ाने को लेकर के जो हंगामा हुआ था, किस तरह से नंगा नाच किया था इन हिंदूवादी संगठनों के लोग ने तलवार लेकर के, और पुलिस थाने के बाहर जो है नारे लगा रहे थे, पुलिस ने कुछ नहीं किया। लेकिन जब नूह के किसानों ने बाहर आकर के सभा की और कहा कि जो है कोई है तो दिखाए, तो सारे वो दंगाई जो राष्ट्रभक्त बताए जाते हैं, अब दंगाई राष्ट्रभक्त हो गए इस देश के लिए, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। वो सारे जो है घर में छुप गए, बिल में छुप गए। नूह में फिर कोई हंगामा नहीं हुआ। तो वैसे ही जब लोग निकलेंगे, सैला नेगी निकली, तो जवाब देना मुश्किल पड़ गया। तो निकलना लोगों को, और उन लोगों को निकलना जरूरी है जो धर्म से हिंदू हैं लेकिन विचार से, व्यवहार से भारतीय है, जो संविधान की बात करते हैं। मनुस्मृति की बात करने वाले संवैधानिक लोग नहीं है। जो मनुस्मृति को कहते हैं कि वही धर्म है, वो देश विरोधी लोग हैं। क्योंकि हमारा जो संविधान जिसको हमने माना है, वो कहता है कि जाति, धर्म, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा और सारे नागरिक हैं। तो कोई व्यक्ति हो जो धर्म के नाम पर फसाद करने की बात करता है, जाति के नाम पे फसाद करवाता है, वो देशद्रोही है। अपने अपने धर्म का पालन कीजिए। सम्राट अशोक के समय भी था कि आप अपने अपने धर्म का पालन करो, लेकिन एक धर्म का व्यक्ति अगर दूसरे धर्म को व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा तो सरकार या राजा उसको दंड देगा। ये प्रावधान था, और इसीलिए सम्राट अशोक को महान माना जाता, धर्मनिरपेक्ष, जो उसने कल्पना की राष्ट्र की मानवीयता की जो स्थापना की, उसकी बात की जाती। तो ये है हमारे देश की सच्चाई, मौजूदा वक्त की सच्चाई, कि किस तरह से सरकार काम कर रही है, किस तरह से भीड़ काम करती है, किस तरह से पुलिस काम करती है, और किस तरह से लोग चुप रह जाते हैं तो क्या होता है। और जब बोलते हैं, शैला नेगी महिला जैसी जब बोलती है, नेहा सिंह राठौर जब बोलती है, जब 4 PM के संपादक संजय शर्मा जब बोलते हैं, तो मामला जो है दूर तक जाता है। फिर ये जो गलत करने वाले लोग हैं वो पीछे लौटते हैं, पीछे हटते हैं। पहलगाम की घटना तो इतना बड़ा उदाहरण है कि जितनी तारीफ करिए कम है। तमाम मुसलमानों ने, वहां के मुसलमानों ने, वहां के निवासियों ने जिस तरह का बर्ताव किया, जिस तरह का समर्थन दिया, जिस तरह का मुंह तोड़ जवाब दिया आतंकियों को, पाकिस्तानियों को और भारत सरकार को अभी तक शर्म नहीं आई। मिट्टी में मिला देंगे, प्रधानमंत्री ने बोला, उस पर माफी नहीं मांगी कि हमने गलत भाषा का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री का भाषा मिट्टी में मिला दूंगा नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री की भाषा बहुत शालीन होनी चाहिए। भारत जो है शालीन संस्कृतियों का देश है, सबके विचारों को मानने वाला देश है, अहिंसा का देश है। यहाँ बुद्ध, यहाँ महावीर हुए, यहाँ गुरु नानक हुए, और वहाँ ये गुंडों वाली भाषा, ये आप नागरिकों को समझना है। जब तक ये देश आपका है, हमारा है, ये देश किसी बाबा का नहीं है, किसी मुख्यमंत्री, किसी प्रधानमंत्री का नहीं, ये देश जो है तमाम नागरिकों का है।